आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड लोक सेवा आयोग के जेपीएससी पीटी महा टेस्ट का पेपर 2 का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे अभी। ठीक है, पेपर 2 के बारे में सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, पेपर तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब आसान है तो इसका मतलब कि आप लोग कम से कम तो 90 तो स्कोर किए ही होंगे, 90 प्लस। जो ये बात बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आया है, उनके लिए हम ये कह देते हैं कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि आसान है तो भैया 90 तो आया ही होगा आपका स्कोर। ठीक है, लेकिन इस पेपर में हमको लगता है कि अगर किसी का 70 भी आ रहा है तो सही है, 65 भी आ रहा है तो भी बुरा नहीं है। जो 60 प्लस लाए हैं मार्क्स, जो 60 से ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं, वे समझिए दौड़ में बने हुए हैं। और जिनका मार्क्स आ रहा है 45, 48, 50, 52, 55, उन लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। अच्छी अच्छी किताबें जेपीएससी पेपर 2 के लिए अवेलेबल हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मनीष रंजन, या जो भी अच्छा बुक लगता है आपको उसको लीजिए और पढ़िए, और ये 50-52 नंबर आपका आ रहा है इसको इम्प्रूव कीजिए, नहीं तो जेपीएससी पीटी आपका मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी पीटी महा टेस्ट पेपर 2, और ये टेस्ट कोड है आपका 0021। ठीक है, पेपर 2। इस जब भी ये टेस्ट जो हमेशा होगा उसमें मेन ध्यान देना है आपको इसी को कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पेपर 1 या 2 लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा टेस्ट कोड। इसी टेस्ट कोड से पेपर 1 से आप पकड़ेंगे, क्योंकि इसका आंसर की भी हम देते हैं। इसका आंसर की भी पीडीएफ में हम सबको दिए हुए हैं। जिनको नहीं मिला है पीडीएफ में वो आंसर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो पीडीएफ में हम सबको इसका आंसर भी दिए हुए, आंसर की दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे सवाल का। ठीक है ना, तो इसमें टाइम था कितना, टाइम अलॉट था 2 आवर्स, 2 घंटा टाइम अलॉट था, और मैक्सिमम मार्क्स था आपका 200। एक क्वेश्चन जो है सो 2 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एक सवाल जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा है कि इसमें 100 क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा है कि आप अच्छा किए होंगे। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, जिनका 60 प्लस आ रहा है मार्क्स वे ठीक ठाक स्थिति में हैं। वे इसी तरह से अपना प्रयास जारी रखें, है ना, मतलब इसी तरह से लगातार परफॉर्म करते रहें तो अच्छा रहेगा। जिनका 60 प्लस आ रहा है वे ऐसा नहीं कि बैठ जाएं कि नहीं मेरा 60 प्लस आ गया अब हमको तैयारी नहीं करना, नहीं, इसको मेंटेन कीजिए। और जिनका 60 से कम आ रहा है, जिनका 60 माइनस आ रहा है, उनको एक अच्छी किताब पढ़ने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी चूँकि हम लोग इंग्लिश मीडियम में अगली बार करेंगे। अभी जो है डिस्कशन है पेपर 1 का हम किए हिंदी में, आज भी पेपर 2 का भी हम लोग हिंदी में ही करेंगे। लेकिन नेक्स्ट संडे का जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे को टेस्ट है, नेक्स्ट संडे को भी टेस्ट होगा पेपर 1 पेपर 2 का, दोनों का सेम 11 बजे से 1 बजे पेपर 1 और 2 बजे से 4 बजे पेपर 2, सेम स्टाइल में, और भी निःशुल्क होगा। झारखंड के जितने भी बच्चे हैं पढ़ने के लिए ये पेपर 1 2 निःशुल्क ही होगा, अभी निःशुल्क चल रहा है, फिर बाद में पेड कोर्स शुरू होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले जो छात्र हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल सिंपल सा सवाल था। पहला सवाल था आपका एकदम आसान सा सवाल था कि 220 के किस प्रसिद्ध छऊ नृत्य कलाकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एकदम सबके जबान पे इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो पद्म पुरस्कार घोषित किया गया था 2 लोगों का झारखंड में अभी हाल में, तो ये एकदम पेपर से लेके न्यूज़पेपर से लेके सारा यूट्यूब सब जगह आया था, तो सबके जबान पे होना चाहिए। तो इसमें चूंकि यहाँ पे दोनों को मिला है, मधु मंसूरी, इसका 4 ऑप्शन है। पहला है हरि प्रमाणिक, दूसरा है मधु मंसूरी हंसमुख, तीसरा आपका है कृष्ण मुरारी सिंह, और चौथा आपका है शशिधर आचार्य। तो यहाँ बात है कि छऊ नृत्य कलाकार को, तो इस कलाकार में है, इसका आंसर हो जाएगा डी, शशिधर आचार्य। शशिधर आचार्य जो है सरायकेला खरसावां में जो काफ़ी पॉपुलर है ये डांस, और इनका कहीं झारखंड से बाहर भी स्कूल है, इनका डांसिंग सिखाते हैं, छऊ डांस सिखाते हैं, और छऊ डांस के लिए टीचर भी हैं और कलाकार भी हैं। ठीक है, एक यहाँ पे और देखिए,
मधु मंसूरी हंसमुख, मधु मंसूरी हंसमुख भी दिया हुआ था, तो मधु मंसूरी हंसमुख को भी पद्म पुरस्कार मिला गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे था कि 6 नृत्य कलाकार को पद्म, कुछ लोग लगाए हैं बी भी लगाए हैं, 3-4 लोग 5 लोग ऐसे भी हैं जो आंसर बी लगाए हैं। बी आंसर इसका नहीं होगा, बी आंसर आपका रॉन्ग है, आपका आंसर होगा डी, ठीक है ना। मधु मंसूरी का बहुत पॉपुलर हुआ था माय छोड़ब नहीं माटी छोड़ब नहीं, ठीक है ना। तो ये माय छोड़ब नहीं माटी, माय माटी मानुष के लिए लड़ने वाले हैं, लड़ने वाले इसमें पुरुष है मधु मंसूरी हंसमुख, लेकिन इसका आंसर होगा पहला का डी। सवाल नंबर 2, मैथन स्टील बोकारो के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? सौरभ तिवारी, दीपिका कुमारी, ईशांत किशन, और आंसर आपका है द ग्रेट खल्ली, ठीक है। आंसर आपका है द ग्रेट खल्ली। जो ग्रेट खल्ली हैं उनको मैथन स्टील जो बोकारो है उसको अपना बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर झारखंड से 1-2 बनता है तो पूछेगा, लेकिन नेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 के लिए जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जितना बना हुआ उसको आपको करना चाहिए, ठीक है। जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है उसको आप कर लीजिए, पेपर 1 की दृष्टि से नेशनल वाला कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? श्री CP सिंह, रविंद्रनाथ महतो, सुरेंद्रनाथ महतो और स्टीफन मरांडी। तो आपका आंसर है रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो को बनाया गया है आपका झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। CP सिंह पुराने थे और विस्तार से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोविड-19 के टीके के लिए कितने वैक्सीन भंडार झारखंड में बनाए गए हैं? तो ये आपका 275 पेपर में आया था। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 16, कल से ही, आज तो 17 है, कल से ही शुरू हो गया था। कल से कोरोना जो वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में शुरू हो रहा है, झारखंड में भी शुरू हुआ है। झारखंड में 275, झारखंड में 275 जो है वो बनाए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पे लोगों को खास करके वैसे हेल्थ वर्कर को और जो फ्रंटियर वर्कर हैं हेल्थ वर्कर उनको दिया जाएगा इसमें वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाएगा, कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। तो इसका जो भंडार है वो 275 भंडार गृह बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका 4 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें ऑप्शन था 275, 375, ठीक है, 375, 175 और डी था 75, ठीक है। सब आ सकता है, एग्जाम में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है ये, झारखंड के गृह मंत्री कौन हैं? झारखंड के गृह मंत्री कौन हैं? तो देखिए ट्रिकी क्वेश्चन था। हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम और चंपई सोरेन। झारखंड के गृह मंत्री का प्रभार जो है सो श्री हेमंत सोरेन के पास ही है, तो इसीलिए गृह मंत्री अभी इन्हीं को कहा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री ही झारखंड के गृह मंत्री हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री झारखंड का इन्हीं को दिया गया है, ये यही संभालेंगे, ठीक है, यही संभाल रहे हैं अभी। तो इसका आंसर होगा आपका हेमंत सोरेन। अगला, झारक्राफ्ट के प्रमुख के रूप में, झारक्राफ्ट जो है वो झारक्राफ्ट के बारे में ये है कि ये झारखंड में जितने आर्ट एंड क्राफ्ट जो वस्तुएं हैं उसको प्रमोट करती है, उसको विकास करने में सहायता करती है, और आदिवासियों से साथ ही साथ गैर आदिवासी वैसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे ये खरीदती भी है, और ख़रीद के इसको बाहर कहीं जो होता है झारखंड से बाहर वहाँ लगाती है एग्जीबिशन में, उसको बेचती है, ठीक है। ये काम करती है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए काम करती है झारखंड। तो कहा गया कि झारक्राफ्ट के प्रमुख रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर ऑप्शन था कृपानंद झा, राजीव गौबा, सालखन मुर्मू, इग्नेश टुड्डू। आंसर होगा आपका कृपानंद झा। 5 का आपका हो जाएगा ए, 5 का ए होगा कृपानंद झा, ठीक है, झारक्राफ्ट के चेयरमैन। ज़्यादा विस्तार हम लोग अगर हर सवाल में विस्तार करते जाएंगे तो ये जो डिस्कशन है 100 सवाल है, कम से कम 2.5 घंटा लग जाएगा। और मेरा ऐसा मानना गया है, ऐसा देखा गया है कि डिस्कशन करने का जो क्लास है वो 1 घंटा से ज़्यादा होता है तो लोग उबने लगते हैं, क्योंकि डिस्कस करने अब 2 घंटा टेस्ट दिए, फिर 1 घंटा 2 घंटा डिस्कशन किए, 4 घंटा 1 घंटा और 4 से 5 घंटा कोई समय खराब करेगा नहीं। इसलिए हम लोग शॉर्टकट में जहाँ लगेगा कि विस्तार करना वहाँ विस्तार कर देंगे, जहाँ लगेगा कि विस्तार नहीं करना है वहाँ विस्तार नहीं करेंगे। पेपर 1 में भी जहाँ जहाँ था वहाँ विस्तार किए थे और जहाँ विस्तार नहीं किए थे, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, कृपानंद झा जो है सो झारखंड के झारक्राफ्ट के रूप में। इसका मतलब है कि इसमें अप्रोच यही है कि जो भी झारखंड में
संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी है, ठीक है, या पीएसयू है, सभी के जो हेड है उस हेड को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा। ये सब अप्रोच है कि एग्जाम में ही ऐसा आएगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 7, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? जमशेदपुर में कि हजारीबाग में कि देवघर में कि ऑनलाइन? तो इसका आंसर होगा आपका 7 का सी, ऑनलाइन। झारखंड का जो ड्यू टू कोविड-19 ये जो है सो ऑनलाइन ही हुआ। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है, ठीक है, वो कोरोना के कारण जो है सो ऑनलाइन ही किया गया, सब वर्चुअल सब लोग सबमिट इसमें हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑनलाइन। अगला आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये जो सवाल सब सेट किया गया है 100 सवाल पेपर 2 का अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है। जो सिलेबस आपका दिया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब सवाल सेट किए हैं, उससे इतर एक भी सवाल नहीं है। तो आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 सितंबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 सितंबर। ये सब याद करने वाला है। और पिछले बार छठी जेपीएससी का सवाल आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि बहुत से सवाल में डेट पूछा गया था, वर्ष कम से कम 6 से 7 सवाल ऐसे थे, ऐसे 6 से 7 क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि डेट, तारीख और ईयर पूछा गया था, ठीक है ना, वर्ष और तारीख पूछा गया था। तो मेरा ये सजेशन है कि आप वर्ष और तारीख जितने भी सिलेबस में जो दिया हुआ है उसका हेडिंग जो दिया हुआ है उसके कुछ कम से कर लीजिए, सब मिला के 15-20 है, ठीक है, कर लीजिए। कभी क्लास से क्लास होगी तो उसमें हम करवा भी देंगे अलग से। तो वर्ष पूछता ही पूछता, 3-4 सवाल झारखंड में रहेगा ही रहेगा, और वो सीधा रहेगा कि आपको याद है तो आंसर लगाइए, याद नहीं है तो आगे बढ़िए, तो खराब हो जाएगा आपका। तो ये आपका है 23 दिसंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपदा प्रबंधन से संबंधित, ठीक है, आपदा प्रबंधन संबंधित झारखंड राज्य की मुख्य नोडल एजेंसी है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राज्य आपदा रिस्पांस फंड, आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड, राज्य आपदा मोचन बल, ठीक है ना। मोचन ये रिस्पांस फोर्स होता है, मोचन बल जो होता है एक्चुअली इंग्लिश में इसको होता है बोलते हैं रिस्पांस फोर्स, रिस्पांस फोर्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है सो इसका हेड होता है, जो मुख्य एजेंसी काम करती है। झारखंड में आपदा जो है सो आप देख लीजिए कि झारखंड में आपदा जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बाढ़ के तो यहाँ तो कम ही आता है, भूकंप का भी उतना सेंसिटिव जो जोन तो है नहीं, तो भूकंप भी कम आएगा, बाढ़ कम आएगा। अब यहाँ मेन क्या है, यहाँ मेन है आपका जंगल में आग लगना, ठीक है। उसके बाद आपका सुनामी तो खैर उड़ीसा है, उड़ीसा से उतना तो आ नहीं पाएगा, लेकिन जंगल में आग, हाथियों से आतंक, ठीक है, या अन्य प्रकार की और जो आपदाएं झारखंड में आती है, आ सकती है, उसके लिए एजेंसी काम करती है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अभी हाल में 2 चर्चा में ज़्यादा है आपदा झारखंड में। एक है आपका जंगल में आग लगना। तो होता क्या है कि महुआ चुनने के समय फागुन महीने में, ठीक है, फागुन महीने में महुआ चुनने के समय लोग जंगल में आग लगाते हैं कि अपना साफ करके वहाँ महुआ को चुना जाएगा, और वो आग धीरे 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 पूरे जंगल में फैल जाता है। ये आग इतना खतरनाक होता है, यह आग जो है जंगल के सारे माइक्रोबैक्टीरिया, मतलब छोटे छोटे से लेकर बड़े पशुओं तक को जला के मार डालता है। तो ये दूसरा, हाथियों का आतंक। अभी जो आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर जो झारखंड में इसको डिफाइन किया जा रहा है, उसमें हाथियों का आतंक भी जोड़ा गया है, क्योंकि हाथी भी आतंक कर रहे हैं, और हाथी भी एक आपदा के रूप में आते हैं। आपका चतरा से लेकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद से लेकर के उधर पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम तक जो है जो हाथी आतंक फैलाए हुए हैं, और हाथियों से कितनी जान माल का नुकसान हुआ है। तो ये एजेंसी काम करती है। अगला सवाल नंबर 10, झारखंड में डिजिटल आर्मी का गठन किसके संबंध में किया गया है? ठीक है, तो झारखंड में डिजिटल आर्मी है गठन किया गया है आपदा प्रबंधन। ऑप्शन था हैकरों को पकड़ना, बहुत लोग ये लगा है ऑप्शन हैकरों को पकड़ना। उनको लगा कि जब डिजिटल आर्मी है तो इसका मतलब क्या होगा, वो हैकर को ही पकड़ेगा, लेकिन वास्तव में नहीं है, हैकर को नहीं है, ये आपदा प्रबंधन के लिए एक बनाया गया है। एक्चुअली वास्तव में जो डिजिटल आर्मी है ना, ये कैसे काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तकनीक से काम कर रहा है। जो डिजिटल आर्मी है
वो तकनीक से काम कर रहा है। मतलब एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जहाँ जो लोग तकनीक से, ठीक है, कंप्यूटर से, जीआईएस से या अन्य सुविधाओं से लैस हैं और वो पता करते हैं कि कहाँ कहाँ आपदा ऐसे आपदा आता है या आ चुका है या आने की संभावना है, और फिर उसको ठीक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए काम करते हैं। तो डिजिटल आर्मी जो है देखने में लगता है कि हैकर के लिए अगला ऑप्शन था आपका स्कूली शिक्षा, अगला ऑप्शन था आपका पर्यावरण, लेकिन इसका आंसर होगा आपदा प्रबंधन। तो सवाल नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, आपदा प्रबंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप हेतु अनुसंधान कार्य झारखंड में किए जा रहे हैं, कहाँ? रांची, हजारीबाग, दुमका या चतरा? ये आपका विकल्प है। भूकंप हेतु रिसर्च कहाँ पे किया जा रहा है? तो आपको मालूम चाहिए कि ये रांची में एक बनाया गया है भूकंप के लिए रिसर्च सेंटर, क्योंकि वहाँ बहुत एक्टिव है और काम किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि भले ही संभावना नहीं झारखंड में हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर से लेकर के या आपका उत्तराखंड से लेकर के ऊपर तक का भूकंप बार बार भूकंप आ रहा है। कम से कम 20+ बार भूकंप आ चुका है। तो हो सकता है कि ये भूकंप की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी आगे बढ़ के अर्थक्वेक जो है झारखंड में भी आ सकता है। तो इसलिए झारखंड के रांची में 11 का ए हो जाएगा आपका रांची। रांची में झारखंड में भूकंप हेतु रिसर्च सेंटर के रूप में काम कर रहा है और वहाँ प्रयास किया जा रहा है कि इसके लिए आगे क्या भविष्य में उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो भूकंप हेतु जो कार्य हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? रांची में हो रहा है। 11 के ए, 11 के आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग 12 में आते हैं। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रमुख होंगे। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रमुख होंगे। तो एक बात आप जान लीजिए कि डिजास्टर में आपदा पे इस बार जोर दे रहे हैं ना कि आपदा का आपका सिलेबस में है और बार बार ये जो पूछा रहा सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। आप तो इसमें बात जान लीजिए कि डिजास्टर जो आपदा होता है वो आपदा का हेड हमेशा उस देश का या उस राज्य का या उस जिले का मुखिया ही होता है। तो केंद्र लेवल पे पीएम है, राज्य के लेवल पे सीएम है और जिला के लेवल पे डीएम है। तो पीएम, सीएम और डीएम, पीएम, सीएम, डीएम, यही जो है आपदा के लिए मुख्य रूप से हेड होते हैं। ठीक है, तो जिला में कौन होगा? डीएम होगा, राज्य में कौन होगा? सीएम होगा और देश में कौन होगा? पीएम होगा। पीएम, सीएम, डीएम। तो ये कौन है? ये है हेमंत सोरेन। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रमुख होंगे श्री हेमंत सोरेन ही, मतलब झारखंड के जो मुख्यमंत्री होंगे वही उस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, वो सबसे बड़ी एजेंसी है, सबसे मुख्य एजेंसी है झारखंड में काम करने के लिए। और उसके हेड कौन होंगे? उसके हेड होंगे हमारे सीएम। ऑप्शन में था बादल पत्रलेख, एक मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू माननीय राज्यपाल हैं, रामेश्वर उरांव भी झारखंड में मंत्री हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज लोग किए हैं, 1-2 लोग कंफ्यूज किए हैं, तो इसका आंसर होगा आपका हेमंत सोरेन। अगला, बिरसा मुंडा आवास योजना कब शुरू की गई थी? इसका होगा आंसर ए, 13 का ए। देखिए कुछ सवाल जो होता है वो आपको उलझाने के लिए ही होता है। कुछ सवाल जो होता है उसको उलझाने के लिए ही होता है। 100 सवाल जो है उस 100 सवाल में कम से कम 5 सवाल ऐसा होता है। 100 सवाल में 5 सवाल ऐसा होता है जो आपको उलझाने के लिए ही होता है। फंसे, अब मान लिया जाए बिरसा मुंडा आवास योजना कब शुरू हुआ था? 9 में। कितना डेट को किसी को पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। तो ऐसे सवाल में नहीं घबराना है, बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा आपका 13 का ए। ठीक है, उसके बाद अगला है झारखंड मुखबिर योजना। झारखंड मुखबिर योजना, मुखबिर किसको बोलते हैं? मुखबिर किसको बोलते हैं? मुखबिर बोलते हैं गुप्तचर को। मुखबिर बोलते हैं गुप्तचर को। मुखबिर बोलते हैं गुप्तचर को। ये क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन को गोपनीय तरीके से छुपा के बताता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया पुलिस को कुछ कार्रवाई करनी है तो पुलिस क्या करती है कि अपने थाना में या अपने आसपास कुछ मुखबिर छोड़ देती है। वो जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और बताता है। तो ये झारखंड मुखबिर योजना जो है उसका उद्देश्य है बाल विवाह रोकना। बाल विवाह रोकना। इसका ऑप्शन था शराबखोरी रोकना, जुआ रोकना
और वेश्यावृत्ति रोकना, ठीक है। लेकिन सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाल विवाह रोकना। चलिए हुआ क्या कि झारखंड में आपको पता ही है 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का विवाह की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत विवाह हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने इसको रोकने के लिए ये चलाया अभियान, उसको बोला गया झारखंड मुखबिर योजना, कि जो ऐसे जिले में हुआ और सब जगह पॉइंट कर दिया कि भैया आपको अगर पता चलता है, खास करके इसमें महिला मंडल और जो महिला आयोग का जो मेंबर हैं और उसके जो मेंबर हैं, उस जुड़ी महिलाएं हुई ज़्यादा एक्टिव काम कर रही हैं कि मान ली किसी जिले में चला पता कि वहाँ किसी गांव में होने जा रहा है बाल विवाह, तो उसको बताना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है और पुलिस फिर जो इस पे है सो क्विक एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। तो ये हो गया आपका तेजस्विनी योजना के लिए मदद ली गई है। तेजस्विनी जो स्कीम है उसके लिए जो मदद ले गया है उसका ऑप्शन था आपका यूनिसेफ, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, 15 को हो जाएगा बी। तेजस्विनी स्कीम के लिए जो सपोर्ट लिया गया है वो लिया गया है वर्ल्ड बैंक से। झारखंड में जितना स्कीम है उसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि अलग से 5 सवाल पूछेगा ही पूछेगा। झारखंड की जो योजना है उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए मेरी राय है कि झारखंड का जितना स्कीम है उसको तेजी से आप रट जाइए। बल्कि आज के लिए होमवर्क हो गया आपका, आज दिन भर में काम कीजिए और दिन में जो झारखंड का स्कीम है उसको पढ़ लीजिए। मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब से लेकर के हर जगह मटेरियल अवेलेबल है, उसको आप पढ़ लीजिए। आपका जो मैगजीन है वहाँ भी होगा, उसको कर लीजिए, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हम लोग इंग्लिश वाले के लिए ही बोलेंगे, इंग्लिश वाले अभी कर लीजिए। अगला जो टेस्ट का होगा डिस्कशन उसको हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे, ठीक है। आंसर की आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है, पीडीएफ में आंसर की दे दिए हैं। अगला मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, झारखंड की सबसे चर्चित, ठीक है। जब रघुबर दास इसके मुख्यमंत्री थे झारखंड में, ये बहुत चर्चित स्कीम था। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जिनके पास 3 एकड़ कृषि भूमि होगी उसे कितनी राशि मिलेगी? तो इसका आंसर होगा 15,000 रुपये। 1 एकड़ के लिए 5,000 मिल रहा था, ठीक है। तो 2 एकड़ के लिए 10,000 और 3 एकड़ के लिए 15,000। ऑप्शन था 5,000, 9,000 और 12,000। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज किए हैं 3 एकड़, कुछ लोग इसका आंसर लगाए हैं 5,000। 5,000 रुपया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 एकड़ नहीं है, 3 एकड़ पूछा गया है। लोग बहुत जल्दीबाजी बनाने के चक्कर में 3 एकड़ पढ़ नहीं पाए, ठीक है, और 5,000 लगा दिए। जबकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15,000। तो ये झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो बहुत चर्चित रहा है, उसका आंसर हो गया आपका, इस सवाल का आंसर हो गया आपका ए। अगला, कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब इसमें जो 4 दिया गया है वो कौन सा कथन इसमें जो है सो आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो रॉन्ग है उसको देख लीजिए, ये आपका जो है हम पढ़ते जाते हैं ऐसे। इसका आंसर जो है सो डी है, पढ़ दे रहे हैं। जल निधि योजना किसानों की योजना है, सही, करेक्ट। जोहार का पूरा फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड एलाइड रिसर्जेंस, एकदम सही है, ठीक है। अगला है आपका मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना 2011 में शुरू की गई थी, सही है। और चौथा है राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रधानमंत्री द्वारा दुमका में शुरू की गई, नहीं, ये दुमका नहीं है, ये दुमका के बदले में आपका आंसर हो जाएगा आपका रांची। ये रांची में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम जो है सो माननीय प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा रांची में शुरू किया गया था, ना कि दुमका में शुरू किया गया था। इसलिए कथन कौन सा सत्य होगा? तो इसका डी होगा। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। अब देखिए ये इसमें क्या क्या मिल गया। इसमें हमको मिल गया जानकारी, जल निधि स्कीम के बारे में थोड़ा देख लेंगे, जोहार का फुल फॉर्म देख लेंगे, लक्ष्मी लाडली योजना का स्कीम देख लेंगे। तो भले ही एक सवाल है और ये रांची, तो इसमें 1 2 3 4 सवाल, बोलने का एक सवाल है, इसमें 4 सवाल दिया गया है। और 4 आप सुनिए, जब भी आप सॉल्व करते हैं पेपर तो मेरी ये राय है, जैसे आया जल निधि योजना, फटाक से जाइए गूगल पे
या मैगजीन किताब जो आपकी बुक अवेलेबल है, तो देख लीजिए कि क्या क्या स्कीम है। जोहार के बारे में हम बात किए, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड एलाइड रिसर्जेंस, ये है क्या, इसका फुल फॉर्म है, तो क्या करता है, वास्तव में क्या कर रहा है, इसको देख लिए। आगे बढ़िए, लक्ष्मी लाडली योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, ये स्कीम क्या है, इस स्कीम का प्रावधान क्या है, इसमें क्या क्या मिल रहा है लड़कियों को, देख लीजिए, ठीक है। और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, ठीक है, ये कहाँ शुरू किया गया, रांची में, क्या इसमें बातें हैं, पेंशन, सारे बातें पढ़ लिया कीजिए। तो इससे हम कहते हैं टेस्ट के साथ ही, अगर टेस्ट के साथ चलेंगे, सिर्फ टेस्ट काम करेंगे ना, तभी आपका जो है तैयारी 70% तैयारी आपके अपने आप हो जाएगी। अगर टेस्ट सीरीज के साथ ही चलेंगे तो 70% तैयारी अपने आप आपकी हो जाएगी। और 70% का मतलब होता है कि फिर आप समझिए रिजल्ट आपका आ सकता है, आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर है, 18 नंबर देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वनीकरण के मामले में सबसे अधिक खराब स्थिति है किसकी, देवघर की। साहेबगंज जामताड़ा की स्थिति भी अच्छी, चतरा अच्छी स्थिति है, साहेबगंज जामताड़ा की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इसका आंसर देवघर होगा, क्योंकि देवघर के बारे में चिंता व्यक्त किया गया था। वनीकरण का मतलब ये नहीं खाली परसेंटेज, अब इसके देखा जाए तो देवघर में 8% के आसपास इसमें वन है, 8% के आसपास जंगल है, 8% के आसपास इसका जंगल है, लेकिन बाकी अन्य मापदंड है उसको अगर तुलना किया जाए तो सबसे खराब स्थिति आपका जो है वो देवघर का है, तो इसका देवघर आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 19, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, तो ये मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है, सीधा 22 मई हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर 22 मई। अब इस सब सवाल में कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई ज्ञान नहीं लगाना है, कोई लॉजिक नहीं लगेगा कि बहुत ज्ञान लगाना, इसमें बस याद मेमोराइज आपने कर रखा है। हम फिर से बोल रहे हैं कि जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे बायोडाइवर्सिटी है तो ये सिलेबस में है बायोडाइवर्सिटी, देख लीजिए कब इसका एक्ट है, कब ये पास किया गया, कब पारित किया गया, कब लागू किया गया, इसमें क्या क्या बातें हैं, कब मनाया जाता है दिवस, ये सब पूछेगा ही पूछेगा। हम सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे हैं, सिलेबस के अंदर ही है, तो ये आपका हो जाएगा 19 का ए 22 मई, ऑप्शन था 22 मई, 22 अप्रैल, 27 मई, 27 अप्रैल, ठीक है। अगला 20, झारखंड में बागवानी हॉर्टिकल्चर, झारखंड में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस देश की सहायता से माइक्रो ड्रिप टपक सिंचाई की योजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन है इजराइल, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। इस सवाल में देखिए जो ड्रिप सिंचाई है, जो माइक्रो ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप सिंचाई टपक सिंचाई के बारे में ऐसा कृषि का जब हम बात करते हैं तो लगता है कि इसका आंसर इजराइल ही होगा, ठीक है। और बहुत सारे सवालों का आंसर इजराइल होता है, लेकिन इसका सवाल का आंसर इजराइल नहीं होगा, इसका होगा जापान। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर लगाया है इजराइल, इजराइल इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा जापान, क्योंकि टपक सिंचाई के लिए जापान जो है सो सपोर्ट कर रहा है झारखंड में आकर के बागवानी के लिए, बागवानी को प्रमोट करने के लिए माइक्रो ड्रिप जो इरिगेशन है उसके सपोर्ट के लिए काम कर रही है वो कंट्री है, वो कंट्री का नाम है आपका जापान। कुछ लोगों ने लगाया है इजराइल, रॉन्ग है। अगला आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जापान की एक कंपनी झारखंड में कचरे पर आधारित बिजली का उत्पादन करेगी, उस कंपनी का नाम क्या है। जापान न्यूक्लियर फ्यूल लिमिटेड, जीनेड एक कंपनी है जापान का, पावर कंपनी है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। चोगुकू इलेक्ट्रिक पावर और हिताची, इसका आंसर होगा हिताची। हिताची जो है सो रांची में प्रयास कर रही है कि जो कचरे से बिजली बनाने की बात कर रही है, ये जापान की कंपनी है हिताची, वास्तव में भी पावर कंपनी है। ये चाह रही है कि झारखंड में जो है वो कचरे पर आधारित, ठीक है ना, वेस्ट पर आधारित जो है सो पावर या बिजली का उत्पादन करे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिताची। अगला है सवाल 22 नंबर, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र किसकी सहायता से, देख लीजिए इसको यहाँ पे, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन था यूएनडीपी,
UNCC, यूनिसेफ, UNAEC, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका UNDP। UNDP ही इसका आंसर है, UNDP की सहायता से ये कराया जा रहा है। ठीक है, अगला है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में 8 मिशन। ये आपका समझिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए समझिए कि होमवर्क है। होमवर्क क्या है, सुनिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशन, ये 8 मिशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मिशन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है सो 8 मिशन का नाम लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशनों में कौन सा एक नहीं है? तो नेशनल सोलर मिशन है, यस है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, यस है। नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया है। नेशनल मिशन फॉर कार्बन इमिशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, तो 23 नंबर का आंसर जो है सो हो जाएगा आपका डी। नेशनल मिशन फॉर कार्बन इमिशन जो है ये नेशनल क्लाइमेट चेंज का ये पार्ट जो है सो नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला, झारखंड में इको टूरिज्म नीति के तहत किसे विकसित नहीं किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सवाल है। झारखंड में इको टूरिज्म नीति की तरफ, अभी इको टूरिज्म में कि वैसे जगह हैं जिनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो इसमें जो कौन कौन है, तो त्रिकुट पर्वत देवघर है, यस इसका है। ठीक है ना, भद्रकाली मंदिर चतरा नहीं, इको टूरिज्म में इसको शामिल नहीं किया गया है। शामिल बाकी किया गया है, भद्रकाली मंदिर चतरा को टूरिज्म डेवलप करने के लिए अलग से किया जा रहा है, लेकिन इको टूरिज्म जो पॉलिसी है उसमें ये लिस्ट में ये नहीं है। ठीक है, तिलैया डैम कोडरमा यस है, तिलैया डैम कोडरमा है। ठीक है, उमेश सफारा यहाँ पे यार है ना। कैंड्री हिल हजारीबाग भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी। भद्रकाली मंदिर चतरा जो है उसको इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी। जो सवाल है 24, इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी। ठीक है, आगे बढ़िए। 25 नंबर, 2019 के अनुसार झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर वन है? 29%। ठीक है, 29%, 28%, 27%, 30%। इसका आंसर आपका हो जाएगा 29%। आपको पता ही है 29.62% एरिया अभी यहाँ पे झारखंड का दिखा रहा है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 25 नंबर का हो गया ए। सब डाटा है, डाटा सब याद कर लीजिए। वन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2020 का 19-20 का, वो इंडिया और झारखंड का सब याद कर लीजिए जिला वाइज, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। अगला, झारखंड का सर्वाधिक परसेंटेज वाला जिला कौन है? तो ये जिला आपका हो जाएगा पलामू, हजारीबाग, चतरा और लातेहार। 4 में है, 4 देख लीजिए। तो चतरा, पलामू हजारीबाग तो कम है, चतरा में देखा जाए परसेंटेज तो यहाँ 47% के आसपास है, और लातेहार जो है वो लातेहार में 56% हो गया है, 56% हो गया है। पलामू ये तो ऐसे बाहर था, ये तो ऐसे ही बाहर था। इसमें मेन था इसमें विवाद कि चतरा होगा कि लातेहार होगा। तो चतरा का परसेंटेज है 47 और लातेहार का परसेंट है 56% है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 26 का हो जाएगा बी, लातेहार। ठीक है ना, सर्वाधिक 1% का जिला जो जिला है वो अब चतरा नहीं बल्कि हो गया है लातेहार। 56% जो डाटा है उसमें है। ठीक है ना, तो 26 का होगा डी। महुआ टाण वन्य जीव अभ्यारण्य लातेहार का क्षेत्रफल कितना है? 113, 63, 108, 67। तो इसका आंसर है आपका बी, 63 वर्ग किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन जो हैं ये सब ट्रिकी सवाल होते हैं, सब छकाने के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ते हैं तो झारखंड के जो बड़े बड़े मुख्य अब जीव अभ्यारण्य हैं उसका कम से कम 4-5 जो बड़े वाले हैं उसका क्षेत्रफल आप याद कर लीजिए। ये लातेहार वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 63 किलोमीटर पे इसका है एरिया, इसका 63 किलोमीटर, 63 वर्ग किलोमीटर जो है तो इसका एरिया है। महुआ टाण कहाँ पे है? लातेहार में। इसको कर लीजिए। अगला सवाल है आपका साहेबगंज स्थित
उधवा झील अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सिंपल है 1991। इसका ऑप्शन था 1988, 1988, 1989, 1990 और 1991। तो इसका आंसर होगा 1991। देखिए टेस्ट सीरीज का क्या होता है ना, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप 6 दिन जम के पढ़ाई कीजिए, पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। संडे को रखिए टेस्ट के लिए, संडे को रखिए आप अपने आप को जांचने के लिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, कितना स्कोर आ रहा है, मार्केट में कितना कंपटीशन है, मार्केट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कितना कंपटीशन है, मेरा आज कितना स्कोर है और अगला कितना स्कोर है। तो फिर ये अगर मान ली कम होगा तो अगले संडे को इम्प्रूव, और कम होगा फिर इम्प्रूव, फिर इम्प्रूव, ऐसा करते करते 4 से 5 महीना में आपका एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आप जेपीएससी में या जैसे सीजीएल में कोई किसी बड़े एग्जाम में आप आराम से पास कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का एक फ़ायदा तो होता है कि आप सोमवार से लेकर शनिवार तक घर में पढ़ें, लेकिन संडे को टेस्ट कहीं भी, ऐसा नहीं बोले कि मेरा ही टेस्ट कीजिए, मेरे अलावा भी जहाँ मौका मिलता है वहाँ टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। पैसा भी खर्च करना पड़े कीजिए, लेकिन पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए, जांचिए कि झारखंड लेवल पे मेरी क्या स्थिति है। ठीक है, तो साहेबगंज का जो उधवा जिला अभ्यारण्य था उसकी स्थापना कब हुआ था? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे 29 नंबर पे। ठीक है, उनतीस नंबर पे जाते हैं। 29 नंबर पे आपका है कौन सा असंख्य है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो लावालंग अभ्यारण्य चतरा सही है, पालकोट अभ्यारण्य गुमला सही है, तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद सही है, बेतला वन अभ्यारण्य परामू गलत है। ये आपका लातेहार में है, ये आपका लातेहार में है, ये आपका लातेहार में है। तो 29 का होगा आंसर ए, 29 के आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, डोमकच वाला में 30 में डोमकच वाला जो है, डोमकच वाला का आंसर हो जाएगा आपका डी। डोमकच में क्या था देख लीजिए, डोमकच नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। देवउठान एक पर्व है, देवउठान से प्रारंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक यह चलता है। नृत्य 4 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो है आपका एक होगा, जब एक होगा तो एक सही इसका है, एक सही है, ये सही है। दो भी होगा, तो जब 2 होगा तो ये और ये आप अपने आप हट जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 3 भी सही है, जब 3 सही है तो ये अपने आप हट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। फिर देख लीजिए, जिसलिए कि ये पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। अब 4 रूपों में है कि नहीं है, इसमें अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसका निकालने का तरीका है कि पहला सही है तो पहला कीजिए, दूसरा सही है तो 2 नहीं, 2 जिसमें 2 नहीं है तो ये हट जाएगा। ठीक है, और ये हट जाएगा। और 3 सही है तो 3 में आपका ये हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तो 30 का आपका आंसर जो है वह डी है, 1 2 3। ठीक है ना। अगला है 31 का आंसर फिर आपका है, 31 का आंसर आपका है डी। 31 का देख लीजिए सवाल, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। ठीक है, 31 में कहा था कि कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होता है। ठीक है, 31 का जो आंसर है ये आपका है डी। 1 2 4 डोमकच के बारे में, डमकच या डोमकच है, इसमें पुरुष के अलावा महिलाएं भी शामिल होती हैं। डमकच एक ऐसा डांस है, डमकच या डोमकच दोनों बोलते हैं, डमकच भी बोलते हैं और इसको डोमकच भी बोलते हैं, तो ये जो डांस है, डमकच डांस है, ये डमकच डांस में पुरुष के अलावा महिलाएं भी शामिल होती हैं। हमारा सवाल था कि पुरुष प्रधान कौन कौन है, तो पैका है, बंगला झूमर है, फगुआ है। ये वास्तव में बंगला झूमर ही है। बंगला इसलिए बोलते हैं कि जो बंगाल और झारखंड के बीच का जो बाउंड्री जिला है, जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है ना, तो उस एरिया में बंगला झूमर होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं। ये बंगला झूमर वास्तव पुरुषों का है, तो बंगला झूमर हो गया या फगुआ हो गया या पैका हो गया, ये मेल, इसमें मेल करते हैं पार्टिसिपेट मैक्सिमम। ठीक है,
अब कहीं के झूमर में महिलाएं भी करती हैं, लेकिन बंगला झूमर में देखा जाए तो पुरुष का डांस है। लेकिन डमकच है तो डमकच में दोनों शामिल होते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला, दोस्मी नृत्य किस महीने में किया जाता है? दोस्मी डांस अगहन में, माघ में, जेठ में, आश्विन में। तो इसको देखिए, दोस्मी डांस में होता क्या है? अगहन में क्या होता है कि चावल, धान जो है सो पक करके खेत में सब लोग काटते हैं और काट के उसका अनाज बनाते हैं और नया चावल खा के उसको नेवान करते हैं, मतलब नया चावल खाते हैं। उसी के अवसर पे ये डांस होता है, दोस्मी डांस। तो इसका जो महीना है वो है आपका अगहन, अगहन महीना में होता है, ठीक है ना। इसका जो 12 महीना है हिंदी में, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। फिर से बोल दे रहे हैं, जो खोटा में झारखंड में जो बोलते हैं उसको याद रखिए, इसलिए ये हमेशा एक दो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो ये आपका अगहन इसका हो जाएगा इसका आंसर। इसमें ऑप्शन में था माघ था, जेठ था, आश्विन था। अगला है छऊ नृत्य को। छऊ नृत्य को यूनेस्को ने किस सन में विरासत में शामिल किया गया? 8, 9, 10, 11। तो इसका आंसर होगा आपका 33 का सी। 2010 को यूनेस्को ने छऊ डांस को इसमें शामिल किया था, ठीक है। तो ये आपका इसका 10 हो जाएगा। अगला आपका है 34, फूंक कर बजाने वाले। तो फूंक कर बजाने वाले जो हैं वो आपके सिंगा, धमसा, टोहिला और केदरा। तो देखिए फूंक कर बजाने वाले, तो सिंगा है। सिंगा किसका बनता है? जो पशुओं का सींग है ना, पशुओं का सींग से बनता है सिंगा। धमसा बजाते हैं फूंक के। टोहिला और केदरा को हम लोग नहीं बजाते हैं। तो इसका आंसर जो है तो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। फूंक कर बजाने जाने वाले यंत्र, तो यंत्र जितना वाद्य यंत्र है उसको आप कर लीजिए, ठीक है ना। पीट के, ढोल की तरह पीट के, फूंक के, इसका टाइप है अच्छा से दिया हुआ है, उसको किताब से कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का सी। 35 का, झारखंड में जनजातीय समूह 2021 की जनगणना के अनुसार निवास करती है। ये तो सिंपल सवाल था, कितना परसेंटेज है झारखंड में, कितना परसेंट ट्राइबल निवास करती है, ठीक है। इसका परसेंटेज देख लीजिए, झारखंड में ट्राइबल कितना परसेंट निवास करती है। तो इसमें था 26%, 23%, 24%, 26%। 26% में 2 है, 26.2 और 26.7। तो ऑफिशियल जो डाटा है वो है आपका 26%, 2%। जो भी तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का या सीजीएल का, उनके जबान पे होना चाहिए कितना आदिवासी है, 26.2%। ये सिंपल सवाल था। एग्जाम में हमेशा जो है वो 10 क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, एकदम ईजी रहता है। 10 सवाल, 10 सवाल आसान रहेगा और 10 सवाल उलझाऊ रहेगा, ठीक है। उलझाऊ रहेगा, उलझाने वाला। और 80 सवाल आपका रहेगा नॉर्मल। तो जो 10 आसान है आराम से बनेगा, 10 उलझाने वाला है वो कभी नहीं बनेगा। और 80 में जो परफॉर्म करेंगे बढ़िया, 55, 56, 60 तक ले आए, उनका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। तो ये जो सवाल उलझाने वाला सवाल होता है उसको छोड़ के आगे निकलिए, और जो सवाल आसान है उसको पहले बना लीजिए। ये सवाल आसान था आपका। अगला 36 का, संथाल समाज का गांव सुव्यवस्थित होता है। इसमें मांझी धान यहाँ गलती से लिखा गया है, वास्तव में मांझी थान है, ये मांझी धान गलती से टाइप कर दिया है टाइप करने वाले ने, ठीक है। हम तो मांझी थान ही दिए थे उसको, जिसको हम टाइप करने, आपको पता ही है दिल्ली में मुखर्जी नगर में टाइपिंग करने वाले लोग का क्या कहानी है। दीजिएगा 18 टाइप करेगा 22, उन लोग टाइप इतना फास्ट टाइप करता है, और मांझी थान दिए थे मांझी धान कर दिया। तो ये मेरी गलती नहीं है भैया, हम तो मांझी धान ही दिए थे, मांझी थान कर दिया। तो मांझी थान क्या है? मांझी थान जहाँ पूजा पाठ किया जाता है, जहाँ भोजन बनाया जाता है, जहाँ संथाली लोग बैठ कर विचार विमर्श करते हैं, जहाँ अध्यापन का कार्य होता है। तो इसका आंसर है 36 का ए, जहाँ पूजा पाठ किया जाता है,
ठीक है ना, जहाँ पूजा पाठ किया जाता है। मांझी थान एक ऐसा स्थान है जहाँ गांव में लोग बैठ के सब पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, बहुत पवित्र माना जाता है। ये मांझी थान है, जो जगह है उसको लोग बहुत पूजनीय मानते हैं और मानते हैं। अब एक सवाल आपका आ गया, बहुत विवादित सवाल आ गया, इसमें बहुत विवाद है। सवाल क्या है, सिंगबोंगा देवता किस जनजाति में पूजा की जाती है? इस सवाल में बहुत डिस्प्यूट है, बहुत विवाद है, ठीक है, सब में इसमें अपना अपना मत है। अब देखिए, सिंगबोंगा जो है, तो सिंगबोंगा आदिवासियों का सबसे पूजनीय देवता है, ऐसा माना जाता है आदिवासियों का। अब इसमें हो भी है, संथाल भी है, मुंडा भी है और उरांव भी है। अब 4 ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखिए बताते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें क्या एलिमिनेट करेंगे। ऐसा आपको लगता है कि उरांवों का देवता भी सिंगबोंगा ही सर्वोच्च है, संथालों का भी है, तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। ये सवाल एक बार झारखंड के एग्जाम में आ चुका है और झारखंड सरकार ने भी इसमें ऑफिशियल आंसर की जो है सो दे दिया, देख लीजिए। अब इसे कि उरांव है, तो उरांव का जो देवता है वो आपका धर्मेश है। धर्मेश जो थोड़ा सा धर्मेश है, इसका ब्लैक हो जा रहा है। इसका धर्मेश है, इसका धर्मेश है। जो उरांव का है वो आपका धर्मेश है, ठीक है। तो उरांव तो ऐसे कट गया, उरांव तो ऐसे कट गया। संथालों का आपका मरांग बुरु है, मरांग बुरु देवता इसका संथाल का है, मरांग बुरु है, समझ देता मरांग बुरु। तो ये संथाल हो गया। हो में क्या है, हो में जो है सो हो में कहीं कहीं सिंगबोंगा भी है और उसके अलावा कहीं कहीं पाहुई बोंगा है। जो पाहुई बोंगा है, हो का जो पाहुई बोंगा है, जो पाहुई बोंगा है, ये पाहुई बोंगा जो है ये है इसका ग्राम देवता, गांव का देवता, ग्राम देवता। और इसको इन लोग मानते हैं सर्वोच्च कहीं कहीं, और कहीं कहीं सिंगबोंगा को मानते हैं, इसीलिए इसमें हो भी हट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंडा, ठीक है। तो सिंगबोंगा देवता की पूजा कर दे, जिसमें पूजा की जाती है मुख्य रूप से, उसका अगर आंसर निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा मुंडा, आपका इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। इसमें विवाद भले ही है लेकिन आंसर आपका मुंडा ही होगा। जो संथाल या हो या उरांव लगाए हैं उनका रॉन्ग है और जो मुंडा लगाए हैं उनका सही है, ठीक है। अगला किस जनजाति को किस जनजाति को हिंदू संस्करण कहा जाता है? असुर, खड़िया, भूमिज, बंजारा। ये आंसर भूमिज का होगा। भूमिज का इसलिए कहा जाता है, हुआ क्या कि जो सदानों हिंदुओं की जैसा कल्चर है, जैसे उनकी जीने का मतलब जीने का जो कला है या जीते हैं समाज है उनका लिटरेचर है, उससे अगर हम थोड़ा मैच करते हैं तो मैच करता है भूमिज से। इसीलिए कहा जाता है कि जो भूमिज जनजाति है वो हिंदू का ही फोटोकॉपी है, हिंदू का है जेरोक्स कॉपी है, इसलिए भूमिज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है विंध्यवासिनी। किस जनजाति को विंध्य निवासी भी कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा सिंपल, इसका है बिंझिया। इसका बिरजिया, बिरहोर, बेदिया और बिंझिया है। बिंझिया नाम ही पड़ा है इसको कि ये विंध्य निवासी से आए थे। झारखंड में जितने भी ट्राइबल हैं वो मैक्सिमम ट्राइबल भी बाहर से आए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुंडा जनजाति भी बाहर से आया है, बाहर से आके बसा है। बिंझिया विंध्य निवासी, विंध्याचल के आसपास के लोग हैं जो वहाँ के ट्राइबल थे या वहाँ के जो आदिम जो मूल निवासी थे वो आकर के बसे हैं, उसका नाम है आपका बिंझिया। अगला उरांव जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ से, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से, काकेसवाइड से, मंगोलाइड से। इसका आंसर होगा द्रविड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें बहुत बार पूछ चुका है, तो बात करना लेना।
उमेश बात करो। उरांव जाति का संबंध जो है वो द्रविड़ से है, द्रविड़ से है, ठीक है ना। ये इसका जाति जो है द्रविड़ है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, सदान समाज से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर कौन होगा? 41 का। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका 41। 41 में देखिए, 41 में आपका सबसे पहले विचार करते हैं। तो सदान समाज पितृसत्तात्मक होता है, एकदम सही है, ठीक है ना। सदान समाज पितृसत्तात्मक सही है। मातृ नहीं। गांव की पहचान अखरा से सही है। उसका गीत एवं राग से परिणामित होता है, सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 134, 134 ये सही, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। 41 में आपका आंसर हो जाएगा बी। और ऐसे भी सिंपल है कि जब मातृसत्तात्मक, जब प्रतिसत्तात्मक है ही तो मातृ क्यों होगा। तो ऐसे आप 2 कट जाएगा, तो 2 कट जाएगा तो 2 ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो आपका बी ऐसे आंसर निकल जाएगा। कभी कभी आप एलिमिनेट करके, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, एलिमिनेशन करके आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो 41 का आपका हो गया आंसर बी। 41 का आंसर हो गया आपका बी, ठीक है ना। चलिए अब 42, अब आते हैं 42 पे। अब आते हैं 42 पे। पे 42 में रांची में रौलट एक्ट का विरोध करने वाले नेता कौन थे? रांची में रौलट का विरोध करने वाले नेता, प्रमुख नेता कौन थे? तो ये 2 थे आपका, एक थे बारेश्वर सहाय और एक थे आपका गुलाब तिवारी। यही 2 लोग जो है सो मेनली लीड कर रहे थे, बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। गुलाब तिवारी से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये गुलाब तिवारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका है 43, रांची में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये इसका नाम है कोहड़ा पांडे। 43 का ए, दलपत सिंह, सीताराम पांडे, महादेव पांडे। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक 1928 में जो चल रहा था, 1928 में साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, जो साइमन कमीशन इंडिया आया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक चल रहा था। उस साइमन गो बैक, साइमन गो में झारखंड में भी इसका असर दिखाई पड़ रहा था। उसमें बिहार ही था, ठीक है, सॉरी बिहार था, बंगाल था उस समय, बिहार, ठीक है ना। तो उस एरिया में झारखंड में भी किया, तो जो रांची एरिया था, रांची एरिया में ये कोहड़ा पांडे नाम के व्यक्ति जो है सो काफ़ी मुख्य भूमिका निभाए थे। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मोपना मांझी और चेतन महतो की मौत किस जेल में हुई थी? पटना कैंप जेल में हुई थी। बहुत साल झारखंड से लोगों को उठा उठा के पटना के जेल में भी बंद किया गया था, एक कैंप बनाया गया था, वहाँ पे कुछ लोगों का डेथ हुआ था। तो ये आपके हैं मोपना मांझी और चेतन महतो, ये है आपका पटना कैंप जेल। ऑप्शन था हजारीबाग, गया जेल, जमशेदपुर जेल। हजारीबाग जेल भी बहुत पॉपुलर था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना कैंप जेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिलका मांझी, तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाया? ठीक है, तिलका मांझी, बहुत आसान है ये सवाल। एडम ह्यूम, क्लीवलैंड, थॉमस विल्किंसन, कैप्टन वर्स। तो इसका आंसर होगा क्लीवलैंड। तिलका मांझी किसको तीर से मारा था? ये बहुत पॉपुलर सवाल है, जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये इसका होगा आपका क्लीवलैंड। ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे इसको, देखिए ज़्यादा विस्तार करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है सबके लिए पचाना। तो अगला है 46, भारतीय संसद में किस आदिवासी नेता का चित्र टंगा हुआ है? बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हू। तो इसका आंसर है आपका बिरसा मुंडा। जो भारतीय इंडियन पार्लियामेंट है उसमें, संसद में उनका जो पिक्चर टंगा हुआ है बिरसा मुंडा का। अगला, झारखंड में किस स्थान से पुरापाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? तो ये जो है बुरहादी, कहाँ पे है? चाईबासा, बुरजू, चाईबासा,
बसिया, चाईबासा, सरैया, हजारीबाग, इसका आंसर होगा सरैया हजारीबाग डी। ठीक है ना, सरैया कहाँ पे है? हजारीबाग में, वहाँ पे ये मिला हुआ है। अगला, जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति हेतु, जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति हेतु पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। इनमें से 23वें कौन थे? पारसनाथ। एकदम आसान सवाल है, इसीलिए नाम पड़ा है पारसनाथ। ये पार्श्वनाथ के ही नाम पे पड़ा है पारसनाथ। ठीक है ना, पारसनाथ मधुबन, जैनियों का मधुबन, जैनिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है, ये जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। आशा है कि जो गिरिडीह सरिया वाले हैं तो जानते ही होंगे, और बाकी जो बाहर वाले भी झारखंड के लोग वहाँ पे गए होंगे। जैनिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है पारसनाथ, तो ये पार्श्वनाथ के नाम पे पड़ा था। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का ए। 49 का आंसर हो जाएगा आपका जंगल लाइफ इन इंडिया। 49 का जो सवाल है वो है आपका जंगल लाइफ इन इंडिया। जंगल लाइफ इन इंडिया, जंगल लाइफ इन इंडिया जो है 1880 में एक अंग्रेज वैलेंटाइन बॉल, इसका नाम था, इनका नाम था वैलेंटाइन बॉल। जिसको बोला था बी बॉल, वैलेंटाइन बॉल एक व्यक्ति थे। 1880 में ये किताब लिखे हैं जंगल लाइफ इन इंडिया। ये जंगल लाइफ इन इंडिया में डिस्कस करते हैं कि जहाँ जहाँ जंगल है और जिस जंगल में जो लोग रहते हैं, आदिवासी कैसे और आसपास का जो बात है सब इसमें लिखा गया है। तो इसके लेखक हैं वैलेंटाइन बॉल, 1880 में ये बुक लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए और पता करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 49 का। 49 का जो आंसर है, हाँ देख लीजिए, 49 का ऑप्शन था आर रामशास्त्री, वी बॉल, डॉक्टर वीरोत्तम, आरसी बोकन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बॉल, क्योंकि वी बॉल वैलेंटाइन बॉल जो है इस किताब को लिखे थे। उसके बाद आपका है 50वां, नागवंशी शासक फणी मुकुट राय का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कौन सा ईस्वी? 62, 64, 63, 65, ये है 64। ये इसलिए है कि इसी वर्ष 64 में ही नागवंशी शासक ने फणी मुकुट राय ने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फणी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी। अब देखिए, फणी मुकुट राय के बाद मुकुट राय के बाद मदन राय के बाद प्रताप राय, ये 4-5 शासक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से हम बोल रहे हैं, मणि मुकुट राय, ठीक है, मदन राय और प्रताप राय। ये प्रताप राय, यही प्रताप राय था जो नागवंशी शासन के सुतियांबे से ले गया था। कहाँ पे? चुटिया आपका रांची में है, आपका है ना, ये रांची में ये है आपका स्थल, जो कि सुतियांबे से ले आया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यही शासक इसकी स्थापना करता है इस वंश का। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फणी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, उसका बेटा मदन राय और प्रताप राय, ये चारों को आपको याद करना है। तो यहाँ तक हम लोग अभी कर चुके हैं। थोड़ा सा लेंगे ब्रेक 5 मिनट का और फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको 50 तक हो गया है और 50 हम लोग और करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग ये बात कर रहे थे नागवंशी वाले में। तो इसमें देखिए, फणी मुकुट राय, फणी मुकुट राय, उसके बाद मुकुट राय, उसके बाद मदन राय, उसके बाद प्रताप राय। तो यहाँ पे फणी मुकुट राय है वो हो जाएगा आपका सुतियांबे था इसका कैपिटल। ये सुतियांबे कैपिटल इसको बनवाया था। और ये प्रताप राय चेंज करता है ना, ये ले आता है चुटिया को। तो ये बात को जानना जरूरी है, ये एग्जाम में हमेशा आता रहा है। नागवंशी शासक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी के लिए हमेशा सवाल पूछा गया है। ठीक है ना। तो क्रम भी हो गया, फणी मुकुट राय, उसके बाद मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय चेंज किया चुटिया। और ये आपका सुतियांबे पहले से था। 64 एडी में 64 ईस्वी में यह स्थापना हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला
अगला 51 नंबर। तो 51 नंबर देखिए, 51 नंबर आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी, ठीक है ना, आईने अकबरी नाम सुने हैं आप लोग। आईने अकबरी के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। तो इसमें केवल 3 कथन सत्य है, ये केवल कथन सत्य है, ठीक है। नरपत सिंह प्रथम ने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, नहीं। कामेश्वर, इसको पूरा विस्तार में पढ़िए तो पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत डीप जा करके है, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। जो इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे जाके उसको चलेगा पता। कामेश्वर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार की, नहीं, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार की, नहीं। ये 3 आपका नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको जा करके झारखंड का जब पूरा पढ़िएगा अच्छे से इतिहास तो इसको आइडिया होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे यहीं तक शॉर्टकट में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 52 नंबर देखते हैं। तो 52 नंबर में है कि मध्यकाल में कौन सा राज्य मुगल शासक अकबर के नियंत्रण से बाहर था। रामपुर क्षेत्र, पुरहाट क्षेत्र और कोकराह क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये आप देखिए कि इसमें अकबर के नियंत्रण में ये भी था, रामपुर क्षेत्र भी था, पोड़ाहाट का भी क्षेत्र था और कोकराह क्षेत्र भी था। ये कोकराह जो शब्द है ये वास्तव में झारखंड के लिए यूज किया गया शब्द है, झारखंड कुछ एरिया, लेकिन जो चेरोक राज्य का क्षेत्र था ये नियंत्रण से बाहर था। अकबर के समय चेरो राज्य इसके साथ मुगलिया सल्तनत में नहीं आ पाया था। तो सवाल यही है कि मुगल वंश के समय अकबर जिसमें समय था उसमें चेरो इसके अंदर था कि नहीं था, ये हमेशा पूछता है जेपीएससी एग्जाम में, झारखंड किसी एग्जाम में। तो ये आपका हो जाएगा चेरो राज्य, तो 52 का हो जाएगा आपका ए। अगला तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश किया। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश किया। तो ये प्रवेश किया झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से प्रवेश किया। आज हम लोग जिसको बोलते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, वास्तव में सिंहभूम एरिया था, तो ये सिंहभूम एरिया से ही प्रवेश किए, वहीं से एंट्री किए। सबसे पहले झारखंड में जो प्रवेश किए वो किए आपके सिंहभूम से, रामगढ़ नहीं, पर्रा, कर्रा क्षेत्र ये सब नहीं, सिंहभूम से प्रवेश किए। ये सवाल कितना बार पूछा गया है, और ये सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि अंग्रेज झारखंड में कहाँ से एंट्री किए। अगला सवाल है विद्रोह का, झारखंड में विद्रोह का क्रम। तो झारखंड में विद्रोह का क्रम का जो 54 है, ये 54 देख लीजिए। चेरो का विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का 2 है, ए का 2 चेरो का विद्रोह, ठीक है। उसके बी का 3 में हो का विद्रोह, ठीक है। उसके बाद सी का 1 कोल विद्रोह 1831-32 और तमाड़ विद्रोह डी का 4 1789। ये आपका विद्रोह का क्रम है। ये आपका होमवर्क भी देते हैं आप लोग। आज आप लोग पूरा विद्रोह एक बड़ा आपको हम होमवर्क दिए हुए स्कीम वाला कि झारखंड का स्कीम कर लीजिए। आज 5 सवाल पक्का पूछेगा। अगला हम आपको दे रहे हैं विद्रोह का। विद्रोह झारखंड में हुए सारे विद्रोह और विद्रोह का वर्ष और विद्रोह के नेता कौन थे और विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी जो शामिल थे, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर से हम बोल दे रहे हैं झारखंड के सारे विद्रोह में जो लीड किया विद्रोह का नेता झारखंड में वो कौन थे, उसके वर्ष और फिर कि कौन सा अंग्रेज ऑफिसर था जो विद्रोह को दबाया या विद्रोह के खिलाफ लड़ा। तो ये हमेशा पूछता है, इसको कर लीजिए। 54 का आंसर आपका हो गया ए। अब आते हैं 55 नंबर सवाल, 55 नंबर सवाल, ठीक है। 55 नंबर में तो 55 नंबर में देखिए, 55 नंबर में कहता है कि संथाली का सबसे बड़ा उपन्यास, सबसे पहला उपन्यास, संथाली का सबसे पहला उपन्यास हड़म वाक अतो जो है, ये जो लिपि है, ठीक है ना, ये लिपि आपका ये संथालियों का लिपि है, ठीक है ना। हड़म वाक अतो किस लिपि में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ कहने वाली बात है कि स्टार्टिंग बाद में ओल चिक्की या बहुत सारा चीज़ों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया संथाल का। बाद में ये स्टार्टिंग में जो लिखाता था वो था रोमन लिपि ही था। उसमें अंग्रेज सबसे पहले कि जब अंग्रेज भारत में आए तो जो ट्राइबल लैंग्वेज था उसका उन लोगों ने विकास करना शुरू किया कि समझना कि ये लैंग्वेज है क्या, और बहुत काम किया। आप देखिएगा कि संथाली का या खोरठा में कुछ या उरांव का कुड़ुख में कुछ जो है या हो में कुछ अंग्रेज अधिकारी भी इसमें लिखे हुए हैं। तो ये लिपि जो है जो फर्स्ट राउंड में
ये रोमन लिपि में ही लिखी गई। मतलब संथालियों का जो लिपि था या संथालियों का पहले जो कुछ डॉक्यूमेंट्स था, उपन्यास था, वो लिखा गया था रोमन लिपि में। तो ये संथाली का पहला उपन्यास है हड़म वाक आतो। ये हड़म वाक आतो का जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो आपका है रोमन लिपि। तो 55 का आपका हो गया आंसर ए। 56 का थोड़ा सा ये गलती है। 56 का एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर डी का 3 होगा। 56 का डी का 3 होगा। 56 का डी का 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग कर लेते हैं। 56 का डी का 3 होगा। ठीक है, चलिए तो कर 56 का डी का 3 होगा। अब देखिए इसका आंसर जो है सो आपका ए है। ए में मैच कर लीजिए। ए का 2 करमगीत बुधु महतो। बी का 1 विधु चांदन रघुनाथ मुर्मू। सी का 4 है चंगा दुरंड बलदेव मुंडा। और डी का 3 कंगाल की बेटी हवलधारी राम हल्दर। ये सब लिखे हैं। करमगीत का बुधु महतो, विधु चांदन का रघुनाथ मुर्मू, चंगा दुरंड का आपका बलदेव मुंडा और कंगाल की बेटी हवलदारी राम हल्दर। ये तभी पता चलेगा जब आप लिटरेचर वाले सेक्शन में जाएंगे और इसको करेंगे। सबसे टफ है। 2 चीज़ जेपीएससी में बहुत टफ है, एक लिटरेचर और दूसरा लैंड एक्ट, भूमि संबंधी कानून और झारखंड का साहित्य। ये बहुत टफ है जेपीएससी वाले सेक्शन में आप जाकर, चूँकि सब याद करना पड़ेगा आपको। संथाली का अलग, खोटा का अलग, नागपुरी का अलग, हिंदी का अलग, कुरमाली का अलग, पचमरगनिया का अलग, हो का अलग, सब याद करना पड़ेगा। जब याद करेंगे तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका है ए। इसका खाली आप ए का 2 सही है, बी का 1 सही है, सी का 3 सही है, डी का यहाँ पे मिसप्रिंट है तो डी का 3 कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 56 का हो गया आंसर ये। अगला, जेवियर समाज सेवी संस्था रांची के संस्थापक कौन है? ठीक है, जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची के संस्थापक कौन है? माइकल विंडे, लॉर्ड इरविन, फादर विल्मे, एलिस विल्मे। तो इसके संस्थापक हैं माइकल विंडे। वास्तव में हुआ क्या था कि ये जो समाज बना था, जो संस्थान बना था, ये वास्तव में सोशल इशू है, जो सामाजिक समस्याओं के लिए ये ये जो समाज है काम कर रही थी और सुलझाने का प्रयास कर रही थी। खास करके इनका जो उद्देश्य था कि जो वहाँ के लोकल आदिवासी हैं उनके बीच में कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में काम किया जाए और कैसे इसमें सहयोग किया जाए, इसके लिए राय देने के लिए प्रबुद्ध लोगों ने मिल करके इसको स्थापित किया था। ठीक है, तो जेवियर समाज संस्थान रांची के संस्थापक थे माइकल विंडे। तो 56 का आपका हो जाएगा आंसर, 57 का आपका हो जाएगा आंसर ए। अब आते हैं 58 देखते हैं। 58 नंबर में भी है आपका सुमेलित करे। रांची विश्वविद्यालय रांची, कोल्हान विश्वविद्यालय आपका चाईबासा, बिरसी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, और हिंदी विद्यापीठ देवघर। तो इसको मैच कर लीजिए, मैच कीजिएगा। 58 का इसका आंसर आपका आएगा, आंसर 58 का इसका आपका आएगा बी। ठीक है, ए का 2, ठीक है, ए का 2 है। उसके बाद आपका बी का 1 है, बी है, बी का 1 है आपका, ठीक है ना। सी का 3 है और डी का 4 है, सी का 3 और डी का 4 है। ये आपका है आंसर। तो इसमें भी सब जो ईयर वाला है उसको सब आपको अलग से याद करना ही पड़ेगा। अब इसमें हम क्या डिस्कस करना कुछ है नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग है। जितने संस्थान हैं, शैक्षिक संस्थान, जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबको उसका वर्ष आपको याद करना पड़ेगा। कर लीजिए। अगला, मिट्टी मृदा शोध संस्थान, ये कहाँ पे है? हजारीबाग। जो भी अनुसंधान वाला जो रिसर्च सेंटर है, जैसे अभी भूकंप वाला किए थे रांची, ठीक है, ये मिट्टी वाला हजारीबाग। तो सब इसको करना पड़ेगा आपको। मृदा शोध संस्थान, वास्तव में हजारीबाग में जो संस्थान है, इसमें मिट्टी कितना उर्वर है, कहाँ की मिट्टी उर्वरता खो रही है, ठीक है, इसमें कितनी एसिडिटी है, इसके बारे में सारा रिसर्च काम चलते रहता है। और ये काम होता है कहाँ पे? आपका हजारीबाग में। इसलिए 59 का आंसर हो गया आपका बी। अगला है 60, उराव या कुरुख भाषा को किस समूह की भाषा मानी जाती है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, प्रोटेस्टेंटाइट, ग्रीक। उराव का कुछ भी पूछता है, आंख बंद करके मारिए आप द्रविड़,
चाहे उरांव का, चाहे उसका प्रजाति के बारे में पूछता हो या उसकी भाषा के बारे में पूछता हो। उरांव कौन सा, सीधे द्रविड़ हो। उरांव और द्रविड़ आपस में दूसरे का पर्याय है, मतलब पर्यायवाची है उरांव और द्रविड़। तो उरांव का कोई भी सवाल आता है उसका आंसर द्रविड़ ही होगा। बाकी सब जनजातियां हैं जैसे संथाल है, मुंडा है, हो है, कुरमाली है, पचपरगनिया या जो बाकी ट्राइबल है, तो इसमें सब जो है इसमें आपका होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियन होगा, लेकिन उरांव का द्रविड़ होगा। तो 60 का आंसर हो गया आपका, 60 का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका ए। अब आते हैं 61, संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्य नाटक कौन है? तो बिदु चांदन। अभी चर्चा हम लोग किए थे। 61 का आपका है आंसर बी। 61 का आपका है आंसर बी। 61 का आपका है संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक बिदु चांदन। ठीक है, 61 का आपका आ गया बी। आगे बढ़िए 62। हम तो सब आसान सवाल ऐड किए थे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा टफ आता है। अगला है 62। 62 में है हिंदी साहित्य का पहला नाटक, तो ये माना जाता है ग्रह का फेर। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, जितना लिटरेचर है सब आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रह का फेर, इसको माना जाता है हिंदी साहित्य का पहला नाटक। तो 62 का आपका आंसर हो गया ए। उसके बाद 63 का जो है तो देख लीजिए। तो 63 का करजन ग्राउंड हजारीबाग में है, डिगवाडी स्टेडियम धनबाद में है, बिरसा स्टेडियम रांची में है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ठीक है जमशेदपुर में है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 इसका हमको सी। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला, जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपाल सिंह का जन्म खूंटी में हुआ था। ठीक है, अगला, शुभ लक्ष्मी खेल किस खेल से हैं? शुभ लक्ष्मी क्रिकेटर हैं। ठीक है, शुभ लक्ष्मी के बारे में पढ़िएगा, ये झारखंड की महिला खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेटर हैं। शुभ लक्ष्मी कौन है? तो शुभ लक्ष्मी जो है सो क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, झारखंड की महिला खिलाड़ी हैं, ये आपका क्रिकेट है। तो 65 का आपका हो जाएगा सी। उसके बाद आपका 66, ठीक है ना। 66 में सवाल था कि 59वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप रांची में आयोजित हुआ था, इसमें ऊंची कूद में गोल्डन किसने जीता? तो ये जो विनर है ये है प्रियंका केरकेट्टा। तो आपका 66 का होगा आंसर प्रियंका केरकेट्टा। जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप रांची में हुआ था उसमें ऊंची कूद, ठीक है ना, हाई जंप में ये गोल्ड मेडल जीती है प्रियंका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो CNT एक्ट जो पढ़े होंगे, ठीक है, CNT एक्ट के पहला जो सबसे की मेन पॉइंट है कि जॉन एच हॉफमैन इसका ब्लूप्रिंट तैयार किए थे। तो इसका आंसर आपका होगा 68 का ए। CNT एक्ट, SPT एक्ट और अदर्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए विल्किंसन रूल, ठीक है। तो ये है आपका जॉन एच हॉफमैन। आपका आंसर हो जाएगा 68 का ए। जिनको भी CNT एक्ट या SPT एक्ट विस्तार से पढ़ना है वो हमारा जो चैनल है YouTube जोहार पे जाइए और देखिए, हम बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से चैप्टर वाइज धारा के साथ करवाए हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, CNT SPT एक्ट का यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे विस्तार से, इसका हम एक वीडियो बना के रख दिए हैं, YouTube पे है, जोहार ऑडियो कैंपस पे जाइए और CNT एक्ट टाइप कीजिए, CNT पूरा आपको आ जाएगा। जॉन हॉफमैन के बारे में, सारा अध्याय के बारे में, अध्याय का सब्जेक्ट के बारे में, धारा के बारे में, धारा में क्या क्या है, सो सब अच्छे से किया हुआ है। तो आपका 68 का हो गया ए। अगला 69 को देखिए। 69 को देखिए। 69 अब देखिए 69 में है अनधि भोगी रैयत। तो अनधि में नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनधि भोगी रैयत के बारे में हम विस्तार से अच्छा से यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा उसको। तो इसका आंसर देख लीजिए, अनधि भोगी रैयत की बेदखली से संबंधित प्रावधान CNT एक्ट 1908 की किस धारा में है? तो ये धारा आपका है 41। आपका यहाँ पे धारा हो जाएगा 41। बिना धारा याद किए आपका संभव नहीं है बनना, हम अच्छे से पूरा विस्तार से करवा दिए हैं, तो कर लीजिएगा उसको। 70 का CNT एक्ट के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है धारा 47। धारा 46 कहता है कि रैयत द्वारा जोत के अंतरण पर प्रतिबंध, ये एकदम सही है। धारा 48 कहता है
कि भूइंहरी भूद्युति के विक्रय पर प्रतिबंध लगाना, ये एकदम सही है। धारा 48 का क्या कहता है? भूइंहरी भूद्युति के विक्रय पर प्रतिबंध आरोपित करना। लेकिन धारा 47 जो है वो न्यायिक प्रक्रिया है ना, न्यायालय के आदेश संबंधी है, न्यायालय के आदेश संबंधी है। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो पूरा CNT-SPT एक्ट कमांड किए हैं। अभी आप लोग को अगर नहीं किया हुआ है तो उसको पढ़िए और देखिए। धारा 47 जो है सो न्यायालय आदेश है CNT एक्ट का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 70 का बी। फिर से बोल दे रहे हैं 70 का आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। 71 में आइए, फिर वही बात है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है ना, 71 देखिए, 71 देखिए, सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये सब है और सब महत्वपूर्ण, बहुत टफ क्वेश्चन ये सब है, ठीक है ना। तो 71 में दिया हुआ है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में? बंजर भूमि की बंदोबस्ती। बंजर भूमि की बंदोबस्ती, बंजर भूमि ऐसी भूमि है जो उपजाऊ नहीं है और उस भूमि को खेती करने के उद्देश्य से सरकार से परमिशन लेके बंदोबस्ती करा सकते हैं, ठीक है ना, बंदोबस्ती से प्रावधान है। तो 71 का आपका है धारा 63A, इसको भी हम करवा दिए हैं अच्छे से यूट्यूब पे चैनल पे, जाकर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 63A। उसके बाद 72 है CNT एक्ट के कोड़कर का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर तैयार की भूमि। कोड़कर उसी को बोलते थे कि जो जाते थे और प्रति भूमि को लेकर के सरकार से लेकर के या किसी जमींदार से लेकर के उसको कोड़ते थे और कोड़ के खेती करते थे और उसके बदले में यहाँ पर टैक्स पे करते थे, है ना, लगान, टैक्स चुकाते थे, लगान चुकाते थे, तो उसको कहा गया कोड़कर। वास्तव में कोड़कर भी एक रैयत ही था। कोड़कर जो है, कोड़कर भी वास्तव में एक रैयत ही था। यह खेती करता था, प्रति जमीन को ठीक करके और उस पर लगान चुकाता था। तो इसके और बारे में, कोड़कर के बारे में और जो है विस्तार से दिया गया है, ऐप में देख लीजिएगा। 72 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 72 का आंसर ए गया। 73 देखिए, 73 आपका है, 73 पहले सवाल देख लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। 73 में है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा किस धारा में है? तो ये धारा आपका है 118, धारा 188 में इसकी परिभाषा दी गई है। CNT-SPT एक्ट अपने आप में टफ है, इसको कमांड करने के लिए आपको अच्छा से अध्याय के साथ याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ही बोले ना कि जो अभी बोल रहे थे कि पेपर 2 में तो सब आसान लग रहा है, 90 ले आएंगे, तो बना के देखिए 90 नहीं आ पाएगा। 90 उन्हीं का आएगा जो बहुत गहन अध्ययन किए होंगे और काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो कम टाइम दिए हैं, थोड़ा सा जो ध्यान से नहीं पढ़े हैं, वो 90 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला आपका है 74, अगला आपका है 74 देखिए अब 74 देखिए, 74 में कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि वर्ष की परिभाषा क्या है? कृषि वर्ष बोलते हैं जो कृषि वर्ष, एक साल में खेती करने का समय कृषि वर्ष उसको बोलते हैं। तो पहला परिभाषा है कि जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम अश्विन का मतलब होगा आश्विन, अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष। तो ये आपका, ये भी सही है, पहला सही है। दूसरा, जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, तो ये भी आपका सही है। तीसरा, जहां कृषि प्रयोजन हेतु अन्य वर्ष चलता हो वहां उस वर्ष से है, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सभी सही है। 74 का आंसर होगा आपका डी, है ना, 74 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 75 का जो आंसर है इसमें थोड़ा सा विवाद है, तो देख लीजिए क्या विवाद है इसमें। 75 का देख लीजिए, 75 में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन विवाद को अभी हम सुलझाते हैं कैसे क्या कर। देखिए, कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो जो मूल कानून है, जो मूल अधिनियम है, जो उसमें जो ड्राफ्ट किया गया है उसमें 8 ही है, 8 धारा और 8 अध्याय और 72 धाराएं हैं। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने जो उसको तोड़ मोड़ के बांट के बनाया है उसमें आपका है 9 अध्याय और 72। तो ये आप लोग कुछ लोग किए हैं, लेकिन इसका आंसर यही होगा ए। क्या आंसर होगा? आंसर होगा 8 अध्याय एवं 72 धारा। इसको याद कर लीजिए, वहाँ पे 19 अध्याय
और 271 धारा था, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं 76 में, 76 में देखते हैं, 76 में देखते हैं, 76 में क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया संबंधी प्रावधान का अध्याय किस, है ना, कहाँ उल्लेख वर्णित है, तो ये आपका अध्याय 7 में है। 77 का आपका, 76 का आपका है सी। अब आते हैं 77 कहता है कि एसपीटी की धारा में रैयत के 3 वर्ग, रैयत एसपीटी के किस धारा में रैयत के 3 वर्गों में बांटा गया है। अब रैयत के जो 3 वर्ग हैं कौन कौन, बस डिस्कस कर लेंगे। इसका आपका धारा है 12, धारा 11, धारा 12, धारा 11, धारा 8 है। कौन कौन इसमें रैयत है सो अब देख लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो रैयत हैं, 3 रैयत हैं। रैयत नंबर जो आपका 1 है, रैयत नंबर जो आपका 1 है वो है आपका निवासी जमाबंदी रैयत। रैयत नंबर 1 है निवासी जमाबंदी रैयत, पहला रैयत है। दूसरा आपका है गैर निवासी जमाबंदी रैयत, और तीसरा आपका है नए रैयत। रैयत वही होगा जो लगान चुकाता होगा कृषि भूमि के बदले में, उसको रैयत कहेंगे। ये तीनों का टाइप है, ये 3 वर्ग जो है, ये 3 जो वर्ग हैं सो दिया हुआ है आपका धारा 12 में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये धारा 12 में आपको दिया हुआ है, तो 77 का आपका बी हो जाएगा। अब आ गया 78 देखते हैं। 78 भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट के अंतर्गत किसी खास ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो इसकी नियुक्ति होती है उपायुक्त के द्वारा। देखिए इसमें था ऑप्शन, पहला था संबंधित ग्राम के मतदाता द्वारा, नहीं तो कभी नहीं होगा। दूसरा आपका है डिप्टी कमिश्नर या डीएम, और अगला है ग्राम के कृषक द्वारा, फोन बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें जो कानून में एसपीटी एक्ट में जो अधिकार दिया है ग्राम प्रधान को अपॉइंट करने का, ठीक है ना, वो दिया गया है आपको उपायुक्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 78 का बी, उपायुक्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट ही है, हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला आपका है, फिर आपका आ गया संथाल परगना अधिनियम। तो संथाल परगना अधिनियम आ गया 79 है आपका, 79 चलते हैं। अब बहुत कम टाइम ले ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। 79, तो 79 के अंतर्गत संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयत से दे लगान के अतिरिक्त यदि जमींदार कुछ और वसूल करता है तो उसे 6 माह की कैद का प्रावधान है। इसका धारा है आपका 52। इसको आपको तो आराम पढ़ना ही पर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है 6 माह की कैद वाला। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर मान लिया जाए दे लगान से अतिरिक्त जमींदार कुछ और लगान वसूलता है, लगान अगर वसूलता है, एक्स्ट्रा वसूलता है जमींदार, तो उसको 6 माह के कैद का दंड हो सकता है, धारा 52 की तरफ है। अगला है आपका 80, कहता है कि देश में कोयला के उत्पादन की दृष्टि से 80 जो है ना, 80 सवाल कि देश में कोयला उत्पादन के लिए, देख लीजिए कोयला का रिजर्व और कोयला उत्पादन दोनों अलग बातें हैं। रिजर्व अगर सवाल आएगा तो उसमें आपका झारखंड हो जाएगा नंबर 1, रिजर्व होगा तो झारखंड आपका नंबर 1 हो जाएगा, है ना। कोयला उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों का क्रम मिलाएं तो इसका आंसर आपका है 80 का बी, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद आपका जो है सो झारखंड। रिजर्व होगा तो उसमें आपका झारखंड नंबर 1 पे हो जाएगा। झारखंड नंबर 1 होगा। झारखंड में है 83 बिलियन, ठीक है। उड़ीसा में है 79, झारखंड में आपका है 83 बिलियन। उड़ीसा जो है उड़ीसा में आपका है 79, है ना, 79 बिलियन। और उसका तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें आपका 57 बिलियन है। तो ये हो गया आपका उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है ना, ये आपका हो गया उत्पादन की दृष्टि से हो जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा नंबर 1, नंबर 2 छत्तीसगढ़ और नंबर 3 है आपका झारखंड उत्पादन की दृष्टि से। तो 80 नंबर जो सवाल है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर। अब आइए 81
81 नंबर। 81 नंबर भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल है कि झारखंड में वनों के प्रबंधन का पहला प्रयास, झारखंड में वनों के प्रबंधन का पहला प्रयास किया गया है, वो किया गया जेफ हैविट, ई लेस्ली, अब्राहम द्वारा, कुक वाल्टर द्वारा। तो वनों का मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो बात है वो डॉक्यूमेंट्स मिलता है इन्हीं का, जेएफ हैविट का। तो जेएफ हैविट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 में है ज्योग्राफी का सवाल है कि किस प्रकार के चट्टानों के अवशेष झारखंड में पाए जाते हैं। तो धारवाड़ मिलता है, ठीक है, आर्कियन मिलता है, कुडप्पा क्रम का यह नहीं मिलता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो आप 1 to 4 सॉरी, और विंध्यन क्रम का मिलता है, तो आपका हो जाएगा आंसर आपका सी। ठीक है ना, फिर से बोल दे रहे हैं 82 का जो आंसर है मिला लीजिए, ये आपका आंसर आपका सी है, कुडप्पा क्रम का यहाँ पे नहीं मिलता है। आगे बढ़िए, झारखंड की नौकागम्य नदी कौन सी है। तो ये झारखंड की नौकागम्य का मतलब होता है कि जहाँ नाव चल सके, जहाँ, ठीक है, जहाज तो नहीं लेकिन नाव चल सके, तो ये माना जाता है मयूराक्षी को। क्योंकि बाकी और सब नदियों में समस्या क्या है कि नदी कभी कभी बरसात में तो काफ़ी उफान पे रहती हैं और बाकी दिनों में सूख जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा सो होगा आपका मयूराक्षी। अगला है 84 देखिए, 84 देखिए, विंध्यन क्रम के चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं, विंध्यन क्रम के चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं कोल्हान क्षेत्र, छोटानागपुर क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी और पश्चिमोत्तर क्षेत्र। तो ये आपका विंध्यन क्रम का चट्टान है, यह आपका पश्चिमोत्तर क्षेत्र। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम निकल रहे हैं शॉर्ट करके, चूंकि मेरी बाध्यता है, ज़्यादा लंबा करेंगे तो 2 पेपर है, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सब लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन चट्टानों का जो क्रम है ना झारखंड में, कहाँ पे निक्षेप है, कहाँ पे आर्कियन है, कहाँ पे आपका विंध्यन क्रम का है, ठीक है, और कहाँ पे आपका धारवाड़ क्रम का, इसको अलग से हम लोग एक बार एक क्लास में ये होगा, पूरा डिस्कस करेंगे मैप के साथ। झारखंड के चट्टान, झारखंड का चट्टान, झारखंड की नदी, झारखंड में वन, ये सब मैप से हम लोग अलग एक क्लास करेंगे। यहाँ पे विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन विस्तार हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा होता है विस्तार किया जाए, लेकिन सब संभव नहीं है। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आइए 85 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 85 में क्या कहता है। 85 में कहता है कि जमशेदपुर की कंपनी एग्रीको का स्वामित्व किसके पास है। ये जो कंपनी एग्रीको है, इसका स्वामित्व मालिकाना किसके पास है, झारखंड सरकार या भारत सरकार या जमशेदपुर प्रशासन या टाटा समूह। तो ये जानने की बात है कि टाटा समूह पे इसका है। टेल्को, टिस्को, एग्रीको आदि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, वो कंपनियों का जो स्वामित्व है, ठीक है ना, मालिकाना हक है, वो टाटा समूह के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 85 का होगा डी। 86 है, टाटा स्टील प्लांट से इस्पात का उत्पादन कम हुआ, तो ये होगा आपका ये सिंपल सा। 1907 में स्थापना हुआ था और उसके ठीक 7 साल के बाद इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ 1914 में। तो टाटा स्टील प्लांट का जो उत्पादन है 1914 में हुआ, ठीक है। अगला आपका 87 देखिए, झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत विस्थापन की परिभाषा क्या है। विस्थापन की परिभाषा क्या है, इसको देखिए। पहला, वन भूमि को सरकार द्वारा ले लेना, वास भूमि उसको बोलते हैं जहाँ पे आवास है लोगों का, जहाँ पे जो भूमि, वैसी भूमि जहाँ पे लोग या तो बसे हुए हैं या लोग बसने की संभावना है, उसको बोलते हैं वास भूमि। तो वास भूमि को सरकार द्वारा ले लेना, वास भूमि को खो देना, आवासीय स्थान को खो देना, अथवा वास भूमि अथवा आवासीय स्थान को खो देना, ये आपका 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में तो सटीक जो आपका आंसर है जो है सो आपका होगा डी। क्या है कि वास भूमि अथवा आवासीय स्थान को खो देना, वास भूमि अथवा आवासीय स्थान को खो देना, यह है आपका 87 का डी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 88 भी बहुत है, महत्वपूर्ण सवाल है। 88 संथाल परगना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। संथाल परगना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय आपका दुमका में है। वो जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपका दुमका में है।
तो देवघर नहीं, साहेबगंज नहीं, जामताड़ा भी नहीं, इसलिए 88 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। 89 झारखंड किफायती आवासीय नीति 2016 कब की, तो 16 ही होगा। एक्चुअली गलती से इसको हटा देते ना, इसको 16 को हटा देते तब ये सही था आंसर क्वेश्चन। ये एक्चुअली गलती से क्या हुआ है कि 16 भी टाइप हो गया है। ठीक है, अब देखिए झारखंड किफायती आवासीय नीति कब घोषित की गई, अब होगा 16। जब 16 यहाँ से हटा देंगे तब इसका 16 आंसर होगा, तो 89 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है ना। उसके बाद झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी, तो झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया था 2016 में। ठीक है, 5 सालों के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का बी 5 ईयर्स। 21 का इसमें कहा गया था कि राज्य के 1000 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा, 16 में लाया गया था। वास्तव में स्टार्टअप तो कुछ लोग आए भी, कुछ लोग काम किए। हम लोग का भी क्या है, हम लोग का जोहार है, मूवीशाला, सब क्या स्टार्टअप ही है सब। जैसे स्टार्टअप धीरे धीरे काम करने का प्रयास कर रहा है। अब ये सरकार का था कहना कि ऐसे लोग प्रयास करेंगे तो वो सपोर्ट किया जाएगा। फिर कितना क्या हुआ तो फिर बात की बात है, लेकिन 1000 स्टार्टअप को सपोर्ट करने की बात थी, तो ये 16 में लाया गया था 5 सालों के लिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 90 का बी 5 ईयर्स। ठीक है ना। उसके बाद सिंदरी वाला, सिंदरी उर्वरक कारखाना की निम्नलिखित इकाई नहीं है। ठीक है ना। इसको देखिए 90 में, सिंदरी उर्वरक कारखाना की निम्नलिखित इकाई नहीं है। तो शक्ति संयंत्र पावर प्लांट है, अमोनिया प्लांट उसमें है। ठीक है, गैस प्लांट भी है, लेकिन कोयला संयंत्र वहां पे नहीं है। ठीक है ना। ध्यान देखिए, इंद्रिय सिंदरी कारखाना का जो यूनिट है, जो इसकी इकाई है, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आपका जेपीएससी में 4-5 सवाल तो टफ रहेगा, जो डीप से, ये सब सवाल बनने लायक नहीं है, सवाल मुश्किल सवाल है। तो ये जो सिंदरी वाला कारखाना, उसका जो सब इकाई है, उस इकाई में पावर प्लांट है, गैस प्लांट है, अमोनिया प्लांट है, लेकिन कोयला का प्लांट अलग से नहीं है। ये ऐसे दे दिया गया उलझाने के लिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 91 का, आपका आंसर हो गया डी। चलिए अब आते हैं 92 है, 92 देखते हैं हम लोग। 92 ये मेरा प्रचार है झारखंड लोक सेवा आयोग का, खोटा भाषा। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें अच्छा हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 92, तो 92 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी। बच्चा वाला क्वेश्चन, इसको नहीं करेंगे ना, बच्चा वाला क्वेश्चन 3rd ईयर प्लान में। ये जिससे गलती हो गया समझिए, फिर उनका कोई कुछ नहीं हो सकता है। अगला, झारखंड टीन प्लेट की स्थापना, तो झारखंड टीन प्लेट की स्थापना जो है वो जमशेदपुर में हुई है। ठीक है ना, जमशेदपुर में हुई है, और ये हुई है स्थापना 1920 में। तो 93 का क्या होगा, 93 का ए होगा। 94 झारखंड में भारी मशीन यंत्र की किस देश से, ये सर हटाओ सवाल, बच्चों का सवाल है। चेकोस्लोवाकिया, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि झारखंड में जो भारी मशीन है वो किसके हेल्प से, तो चेकोस्लोवाकिया। 94 का बी। 95 का देखिए, 95 जो है ये चिड़िया लॉ माइंस जो है इसके बारे में। तो चिड़िया लॉ माइंस कहाँ पे है, ये सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है। चिड़िया लॉ माइंस जो है बहुत नामी है, बहुत पॉपुलर है, पश्चिमी सिंहभूम में है। और इसमें जो कोयला का भंडार अनुमानित है वो है आपका 2 बिलियन टन, है ना। ये आपका वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में ये है, पश्चिमी सिंहभूम में ये है आपका। ठीक है, अगला, झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है 96 में। ठीक है, तो यह गुमला लोहरदगा। 96 का देखिए आंसर, 96 का आंसर देखिए। 96 का सवाल है कि झारखंड में बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन कौन है, तो वो आपका कौन है, गुमला। आपका आंसर है गुमला लोहरदगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला गुमला लोहरदगा। 97 में है, झारखंड के किस भाग में लौह अयस्क की खानों का संकेंद्रण है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। झारखंड का देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में है नहीं, दक्षिण में, दक्षिण जो पूर्वी जो सिंहभूम वाला एरिया है ना, पश्चिम पूर्वी सिंहभूम, उसमें आपका है। तो ये अपने आप में हो जाएगा दक्षिण पूर्वी हो जाएगा ये। ठीक है ना। झारखंड किस भाग में लौह अयस्क की खानों का संकेंद्रण है। नॉर्थ में, उत्तर पूर्वी में तो होगा ही नहीं, उत्तर पश्चिमी होगा नहीं, दक्षिण। ये आप लोग मैप से कीजिएगा, देखिएगा मैप से देखिएगा, झारखंड का मैप से देखिएगा, तो आपको आइडिया आएगा कि सिंहभूम के एरिया में ही लौह अयस्क के खान का पूरा संकेंद्रण कंसंट्रेशन है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका सी। ठीक है ना। तो 77 का आपका सी होगा। 98 के लिए जादूगोड़ा कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। बच्चा वाला क्वेश्चन था ये।
कहाँ है जादूगोला? जादूगोला पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। उसके बाद 90 धनबाद रीजन, पूर्व मध्य रेलवे, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट है झारखंड में सबसे अधिक कुआं के द्वारा, तो पता ही है जो पढ़े होंगे आप लोग, ये कुआं वो है वो गुमला में है इसका आंसर, ठीक है ना, ये गुमला में है इसका आंसर। तो झारखंड में सबसे अधिक कुआं कहाँ कर सही? गुमला में करते हैं। इस प्रकार से आपका 100 सवाल था, 100 सवाल को हम प्रयास किए। इसमें एक दो सवाल में कहीं अशुद्धि भी है, तो देखिए अशुद्धि है तो अशुद्धि, क्योंकि अशुद्धि 3% रहेगा ही रहेगा, 1-2% रहेगा, 2 से 3% अशुद्धि रहता ही है, मानवीय भूल हो जाता है। मान ली हम सही दिए, लेकिन जिसको हम दे टाइपिंग करने के लिए वो गलती कर दिया, कुछ और हो गया, तो एक आध दो गलती रहेगा, उसको देखना है। बाकी लेकिन अगर 2-3 गलती है लेकिन 96 सही है ना, 97 सही है ना, तो सही को देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़ दीजिए। पेपर 2 का भी हम कर दिए। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले संडे फिर महा टेस्ट होगा 11 से लेकर के 1 बजे तक पेपर 1 का, और 2 से 4 पेपर 2 का। ऐसे ही एजुअल सब कुछ होगा, निःशुल्क होगा। तो 2 टेस्ट आपका निःशुल्क है, एक आज हो गया और एक अगला जो टेस्ट होगा सो 2 टेस्ट आपका निःशुल्क होगा। उसके बाद फिर हम सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे और फुल टेस्ट लेंगे, वो पेड कोर्स में होगा, तो उसका जानकारी हम बाद में देंगे। अभी जो है किसी को अगर इच्छा है कि ज्वाइन करना है टेस्ट में, ठीक है ना, तो 9599624827 नंबर है, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 बाइलिंगुअल रहेगा। मेंस का भी टेस्ट चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं पीटी मेरा बहुत मजबूत है, पीटी में तो पीटी छोड़ दे, वो मेंस में जुड़िए। मेंस में हम 4-5 लोग ऐसे लोगों को जोड़ के रखे हैं जो झारखंड में, 1-2 हम बताएंगे बाद में कि अधिकारी भी हैं, और 1-2-3 लोग ऐसे लोग हैं जो जेपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं। तो जेपीएससी बीपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं और अधिकारी साहब को टीम बनाए हैं। इन लोग क्या करेगा, कॉपी आपकी चेक करेगी। थोड़ा सा मेंस का टेस्ट महंगा होगा, खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन काम अच्छा करके देंगे। उसमें वैसे लोग चेक करने वाले होंगे जो जेपीएससी बीपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं, उसका टीम चेक करेगी, ठीक है। तो मेंस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।